वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सॉइल अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है क्योंकि वो लिविंग या बायोटिक वर्ल्ड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। अब यहाँ पे एक बात को समझिए ध्यान से। सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस एक स्लगिस, एक ग्रेजुअल, एक नॉन रैपिड प्रोसेस है। सॉइल के 1 सेंटीमीटर लेयर को फॉर्म होने में कई 100 साल, कई बार हजारों साल भी लगता है, लेकिन सॉइल के 1 सेंटीमीटर लेयर को डिस्ट्रॉय करने में हमें सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन एक बहुत लॉन्गर, आप बोल सकते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेडरॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ों को समझिए। अगर आप फिगर 1.5 को देखें तो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल या सॉइल होराइजन के बारे में बताया गया है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉइल प्रोफाइल और सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो के लिंक है, आप उन वीडियो को वहाँ से चेक करें। अगर सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि अगर सॉइल के अपर लेयर से हम लोग अगर नीचे की ओर डिगिंग करते हुए बढ़ते हैं, सो वेरियस लेयर जो सॉइल के हमें मिलते हैं टॉप से बॉटम की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें रिस्पेक्टिवली सबसे ऊपर में टॉप सॉइल या अपर सॉइल लेयर, देन उसके नीचे सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसके नीचे देखिए सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और सबसे जो नीचे मिलता है अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। ये सभी सॉइल प्रोफाइल के इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सॉइल प्रोफाइल में ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप से लेकर बॉटम तक कौन कौन से लेयर मिलते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि सॉइल प्रोफाइल में कितने लेयर्स होते हैं। अगर सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स की बात करें, आप उस वीडियो को जाके चेक करें, हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे फिलहाल मैं बता देता हूँ कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर को हम एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर, दो मेजर फैक्टर में कैटेगराइज करते हैं। एक्टिव फैक्टर में हम माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शंस और क्लाइमेटिक फैक्टर को लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग पैसिव फैक्टर की बात करें, पैसिव फैक्टर में हम लोग पेरेंट रॉक, रिलीफ और टाइम, इन तीनों को जनरली कंसीडर करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को हम दो मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर में देखें तो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शंस एंड क्लाइमेट, बट ऑन द अदर हैंड अगर पैसिव फैक्टर में देखें तो पेरेंट रॉक, रिलीफ एंड टाइम। आगे देखें, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। अब देखिए, अगर टेम्परेचर के कारण अगर सॉइल के नेचर में बदलाव आता है, रेनफॉल के कारण अगर उसके कंपोजिशन में बदलाव आता है, तो ये सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर एक्सटर्नल एजेंट्स की बात करें, विंड की बात करें या फिर रनिंग वाटर की बात करें, ये सभी सॉइल फॉर्मेशन में या सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन में, रॉक्स के ट्रांसपोर्टेशन में, उसे डिपॉजिट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। सॉइल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ soil also consist of organic humus and inorganic material। सॉइल्स में देखें तो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी प्रेजेंस पाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमस है, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें उसमें जनरली सैंड, सिल्ट, क्ले, जो बड़े आकार के होते हैं हम उसे सैंड कहते हैं, और जो फाइन आकार के होते हैं हम उसे क्ले कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ factors responsible for soil formation, color, thickness, texture। यहाँ पे एक टर्म है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है कि सॉइल के मॉलिक्यूल कितने कोर्स हैं, कितने फाइन हैं, कितने वो स्मूथ हैं, कितने वो रफ है, उसे क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। एज, केमिकल
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसमें सैंड सिल्ट क्ले का साइज कैसा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कैसा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसमें किस किस प्रकार के केमिकल हमें दिखते हैं, किस किस प्रकार के डिजॉल्व केमिकल भी उस सॉइल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब देखिए यहाँ पे इस बॉक्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। इस बॉक्स में सॉइल क्लासिफिकेशन का बेसिस या पैरामीटर दिया हुआ है कि किन आधार पे हम इंडिया के सॉइल्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसमें कौन सा है, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इंडिया में पाए जाने वाले वेरियस सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, माउंटेन भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है, और इन सभी एरिया के जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी हमें बहुत बड़े पैमाने पे वेरिएशन भी दिखता है। क्लाइमेटिक रियलिम्स, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया रियलिम्स। रियलिम का मतलब क्या होता है कि किसी भी रीजन का एक छोटा भाग, किसी भी बहुत बड़े एरिया का एक जो छोटा भाग होता है, अ सब डिवीजन ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड रियलिम्स। एंड वेजिटेशन टाइप्स, these have contributed in the development of various types of soil। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉइल की कैटेगरी अब शुरू होती है, हम इसे ही अलुवियल सॉइल कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि अलुवियल का मतलब क्या होता है। बहता हुआ पानी रिवर कहलाता है और बहता हुआ बर्फ ग्लेशियर कहलाता है। कोई भी रिवर वाटर अगर फ्लो कर रही है उसमें डिफरेंट साइज के मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो कोर्स हो चाहे वो फाइन हो, सैंड सिल्ट क्ले मड के फॉर्म में होते हैं। हम इन्हें ही कुल मिला के हिंदी में जलोढ़ या इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलुवियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि इंडिया में कौन सा सॉइल सबसे बड़े जोग्राफिकल एरिया में हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है। आंसर इज अलुवियल सॉइल, द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। सबसे वाइडली स्प्रेडेड और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल में से एक है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। अगर इंटायर नॉर्दर्न प्लेन को देखें आप, अगर आप नॉर्दर्न प्लेन में वेस्ट से इंडस प्लेन को देखें, सेंट्रल में गंगा प्लेन को देखें और बिल्कुल ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा प्लेन को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट नॉर्दर्न प्लेन्स का हमें एलुवियल सॉइल का दिखता है। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस वेस्ट में, गंगा सेंट्रल में और ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल भी ईस्ट में। अब देखिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल रिवर वाटर के फ्लो करने के कारण, उनके एलुवियल के ट्रांसपोर्टेशन के कारण, माउंटेनियस एरिया से प्लेन एरिया में फर्दर डिपोजिशन के कारण एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है या एलुवियल सॉइल बनती है। तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि एलुवियल सॉइल बनती कैसे है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन द नैरो स्ट्रिप ऑफ राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltaic region of Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri rivers। अब इन सभी एरिया को आप मैप में पहले चेक करिए। अगर इंडिया के इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो इसमें आप एरियाज को देखिए। नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को पूरा कवर करते हुए वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार के पूरे एरिया को लेते हुए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेजर असम वैली और ब्रह्मपुत्रा वैली के पूरे एरिया को आप देख सकते हैं। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल के पूरे एरिया को देखते हुए ये पूरा का पूरा अगर आप एरिया देखेंगे, ये आपको एलुवियल सॉइल। अब देखिए राजस्थान और गुजरात के इस नैरो ट्रैक्ट में भी, इवन कच्छ पेनिनसुला में भी, काठियावाड़ पेनिनसुला के कोस्टल रीजन में भी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एलुवियल सॉइल दिखता है। सबसे बड़े जोग्राफिकल एरिया में इंडिया में इसी एलुवियल सॉइल का ही एक्सटेंशन दिखता है। इसके अलावा अगर आप ईस्ट कोस्टल प्लेन को देखें, जिसमें ईस्ट ओडिशा के कोस्ट में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा और बिल्कुल साउथ में कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु में कावेरी डेल्टाइक एरिया के अलोंग भी हमें बहुत बड़े मात्रा में हमें एलुवियल सॉइल का जोग्राफिकल एक्सटेंशन दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ें। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट,
क्ले। अब देखिए सैंड सिल्ट क्ले, इसमें वेरियस कंपोनेंट का हमें इसमें ये दिखता है, इसमें कंट्रीब्यूशन दिखता है। इसमें अगर आप देखें, इसमें एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, soil particles appear somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley. Near the place of the break of the slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duars, Chos and Tarai. अब इस कंसेप्ट को आप इस इमेज के द्वारा ध्यान से समझिए। आप लोगों ने क्लास 9 में फिजिकल फीचर्स के बारे में इंडिया में डिटेल में पढ़ा था, और अगर आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, हिमालय से कोई भी रिवर निकलती है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हिमालय से कोई भी रिवर अगर निकल रही है और जैसे ही वो पहाड़ के फीट में पहुँचती है तो यहाँ पे एक स्लोप ब्रेक होता है। स्लोप ब्रेक का मतलब क्या होता है? स्लोप में इतनी ज़्यादा कमी आती है कि इस एरिया में आके रिवर का पूरा पानी फैलने लगता है, और इसी स्लोप ब्रेक वाले पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पिडमॉन्ट। क्या कहते हैं हम इसे? पिडमॉन्ट कहते हैं। पिडमॉन्ट का मतलब पर्वत पदीय एरिया होता है, और इसी पिडमॉन्ट वाले एरिया में रिवर का वाटर न्यूमरस चैनल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, और न्यूमरस चैनल्स में डिवाइड होने के कारण इस पूरे भाग में एक प्रकार की वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, और इसी वाटर लॉग्ड एरिया को पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चोस कहते हैं। अगर नॉर्दर्न बंगाल की बात करें, हम वहाँ पे उसे दुआर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, हम वहाँ पे उसे तराई। तराई का मतलब तर, और तर का मतलब ही एक्सेसिव वाटर लॉगिंग या फिर बहुत ज़्यादा जल जमाव की स्थिति का होना। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में, आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था बच्चे, नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर जोग्राफिकली कैटेगराइज करें तो उसमें कोर्सनेस से फाइननेस की ओर हम उसमें एलोवियल का एक अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे नॉर्थ में है भाबर, उसके साउथ में है तराई, उसके साउथ में होता है भांगर, और बिल्कुल साउथ में होता है खादर। तो जैसे जैसे खादर बिल्कुल भी रिवर के पास होता है, और जैसे जैसे रिवर के लोअर वैली से आप रिवर के अपर वैली की ओर जाते हैं, तो कोर्सनेस जो एलुवियल का है वो बढ़ता जाता है, उसमें सैंड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोअर वैली की ओर जाते हैं उसमें क्ले का अमाउंट हमें बढ़ता हुआ दिखता है। आप इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हिमालयन एरिया से भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। अब देखिए भाबर में आपको मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े दिख रहे होंगे, तराई में मॉलिक्यूल्स थोड़े से और छोटे हैं, भांगर में थोड़े से और फाइन हो जाते हैं, और खादर की बात करें वहाँ पे बिल्कुल भी फाइन हो जाते थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से खादर एरिया के आसपास का जो एलुवियल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता। अभी थोड़ी देर में हम खादर और भांगर के बीच के डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्लास 9 में भी इन डिफरेंसेस को देखा था। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, यस, हाँ जी, तो द एलुवियल सॉइल आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportions of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valley, soil particles becomes coarse, और जैसे लोअर वैली की ओर आते हैं वो क्या हो जाता है? फाइन होता रहता है। और पिडमोंट जोन का मतलब क्या होता है? पिडमोंट का मतलब होता है कि जहां पे माउंटेनियस एरिया खत्म होता है और प्लेन का एरिया शुरू होता है, तो माउंटेनियस और प्लेन का जो ट्रांजिशनल एरिया होता है हम इसे ही जनरली क्या कहते हैं? पिडमोंट कहते हैं। और यहीं पे एक चीज और भी दिया गया है कि पिडमोंट का अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पिडमोंट प्लेन्स, तो पिडमोंट प्लेन्स के ही एग्जांपल है दुआर्स, चोस एंड तराई। यहां पे एक टर्म आ रहा है चोस। दिस चोस का मतलब क्या है? द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज एंड द नॉर्थ ऑफ द प्लेन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूमरस रिवर्स कॉल्ड चोस इन स्पेशली पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age। अभी तो हम लोगों ने उसके टेक्सचर के आधार पे, एलुवियल के साइज के आधार पे भाबर को देखा, हम लोगों ने तराई को देखा, भांगर को देखा और खादर को देखा। लेकिन कई बार खादर और भांगर का जो फर्दर डिवीजन अगर आप देखें तो वहाँ पे उसके एज के आधार पे भी है। अकॉर्डिंग टू देयर एज,
एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल। अब ओल्ड एलुवियल को क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। और जो न्यू एलुवियल है हम उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो खादर और बांगर का जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है, वो याद रखिएगा वो एज के आधार पे है। अगर हम लोग बांगर की बात करें तो बांगर ऊपर वाले एरिया में होता है, वो ड्राई होता है और एक्सेसिव ड्राइनेस के कारण उसके सब सॉइल वाले भाग में हमें कंकड़ नोड्यूल्स का हमें क्या मिलता है? डेपोजिशन मिलता है। लेकिन बांगर का एरिया खादर वाले एरिया से ऊपर होने के कारण, उसमें कंकड़ नोड्यूल्स के डेपोजिशन होने के कारण, बांगर के कंपैरिजन में खादर लोअर एरिया में होने के कारण, कॉन्टिन्यूअस फ्लडिंग के कारण, फर्दर एलुवियल डेपोजिशन के कारण खादर सॉइल एज कंपेयर टू बांगर ज़्यादा फर्टाइल होता है। सो खादर इट हैज़ फाइन पार्टिकल, तो खादर में पार्टिकल भी फाइन होते हैं, वो न्यू एलुवियल भी होता है और कॉन्टिन्यूअस फ्लडिंग के द्वारा वो कई बार उसकी फर्टिलिटी हर साल एनरिच भी होती रहती है। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि खादर और बांगर में सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन होता है? खादर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सवाल भी पूछ ले कि खादर ज़्यादा फर्टाइल क्यों होता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक तो उसमें एलुवियल के फाइन पार्टिकल्स होते हैं और कॉन्टिन्यूअस फ्लडिंग के द्वारा लो लैंड में सिचुएटेड होने के कारण जोग्राफिकली वो फ्लडिंग उसे कॉन्टिन्यूअसली उसकी फर्टिलिटी को रिन्यू करता रहता है। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल अगर कंप्लीटली देखें एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन, अब देखिए इसके केमिकल कंपोजिशन में इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा एबंडेंस में है और सबसे बेहतर इसमें जिस सीरियल्स का या जिस प्लांट्स का आइडियल ग्रोथ होता है, शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप। जितने भी दलहन की बात करें, खाद्यान्न की बात करिए, शुगर केन, पैडी, वीट, इन सब चीज़ों की खेती के लिए एलुवियल सॉइल वर्ल्ड फेमस है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखिए जहाँ पे एलुवियल सॉइल इतना फर्टाइल होने के कारण, इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है और वो लोगों के फीडिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के कारण बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को एलुवियल सॉइल क्या करता है? सपोर्ट करता है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलिन। जहाँ पे ड्रायर एरिया है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल में एक प्रकार की एल्कैनिटी पाई जाती है और उससे प्रोडक्टिव कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट करके और आर्टिफिशियल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या इरिगेशन को मैनेज करके हम लोग कई बार उन एल्कलीन सॉइल को भी अपने लिए यूजफुल बना पाते हैं। द अनदर सॉइल कैटेगरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल कैटेगरी इज ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का जो कैटेगराइजेशन है वो उसके ब्लैकिश अपीयरेंस के आधार पे है। वो ब्लैकिश अपीयरेंस क्यों देता है? क्योंकि उसमें टाइटेनिफेरस या टिटेनिफेरस ऑक्साइड का प्रेजेंस उसे कहीं ना कहीं ब्लैकी अपीयरेंस देता है। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल। ब्लैक सॉइल के बहुत अलग अलग ऑल्टरनेटिव नेम हैं। तेलुगु भाषा में इसे रेगड्डा कहा जाता है और उसी से इसे रेगूर सॉइल भी महाराष्ट्र के एरिया में कहते हैं। इसी हम लोग कई बार ब्लैक सॉइल, कई बार इसे चूंकि बेसाल्टिक वेदरिंग से बनने के कारण कई बार हम इसे लावा सॉइल भी कहते हैं। कॉटन के फसलों को सबसे बेस्ट तरीके से सपोर्ट करने के कारण हम इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं या कई बार हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, आप देखिए ब्लैक सॉइल के बनने में किन दो चीज़ों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है? एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन का और दूसरा पेरेंट रॉक का। ये दो चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन का और पेरेंट रॉक का इस सॉइल के बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। अब देखिए कहाँ पे मिल रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस बेसाल्टिक या किस इग्नियस रॉक के ये आप बोल सकते हैं वेदरिंग से बनता है, बेसाल्ट। और बेसाल्ट एक कैसा रॉक है? बेसाल्ट एक
इग्नियस रॉक है, लेकिन इग्नियस रॉक में भी होता है, एक होता है इंट्रूसिव जो अंदर बनता है पृथ्वी के सरफेस के, एक होता है एक्सट्रूसिव जो पृथ्वी के सरफेस के बाहर बनता है। बेसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव है, पृथ्वी के सरफेस के बाहर बनता है, इसलिए इसे लावा सॉइल भी कई बार ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। लेकिन ग्रेनाइट की बात करें जो मेग्मा के ठंडा होने से पृथ्वी के इनसाइड में बनता है, तो यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ब्लैक सॉइल बेसाल्टिक वेदरिंग से टूटकर बनता है। यहाँ पे रीजन स्प्रेड ओवर, आप देखिए इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डेक्कन ट्रैप में सबसे बड़े एरिया में है डेक्कन प्लेटू। देन अगर आप देखें महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मालवा प्लेटू में, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। अब इनके भी एरिया को आप मैप में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक सॉइल कह रहे, एलुवियल सॉइल के बाद सबसे बड़ा एरिया अगर आप देखें इंडिया में जोग्राफिकल तो वो ब्लैक सॉइल का दिखता। अब ब्लैक सॉइल के एरिया को आप ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू के एरिया को आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब इसमें भी दो बातें ध्यान दीजिए, गोदावरी और कृष्णा के जो अपर वैली में अगर आप देखिएगा आपको कौन सा सॉइल मिल रहा है, ब्लैक सॉइल मिल रहा है। लेकिन कृष्णा गोदावरी के अगर लोअर वैली में देखिएगा तो कौन सा सॉइल मिल रहा है, एलुवियल सॉइल मिल रहा है। इस पे विशेष ध्यान देंगे। अगर गुजरात के इस काठियावाड़ पेनिनसुला को देखें तो इनर काठियावाड़ में आपको ब्लैक सॉइल मिल रहा है। अगर मध्य प्रदेश के मालवा प्लेटू को देखें तो यहाँ पे भी हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। कुछ स्कैटर्ड तरीके से अगर आप झारखंड के एरिया को देखें, यहाँ पे भी ब्लैक सॉइल मिलता है। अगर आप तमिलनाडु में कोयम्बटूर प्लेटू के एरिया को देखें तो यहाँ पे भी हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सदर्न इंडिया में आपको स्कैटर्ड रीजन दिख रहे होंगे जहाँ पे ब्लैक सॉइल का हमें आइसोलेटेड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। तो मेजर एरिया याद रखना है, डेक्कन ट्रैप है, सौराष्ट्र है, मालवा प्लेटू है, छत्तीसगढ़ के एरिया में भी आप कुछ हद तक देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आगे देखें, द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। अब देखिए ब्लैक सॉइल में अगर सैंड सिल्क क्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्लेई पोर्शन हमें ज़्यादा दिखता है। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि अगर ये कभी सवाल पूछ ले कि कोई किस सॉइल में या कौन सा सॉइल मॉइस्चर को सबसे लंबे समय तक रिटेन करता है, किस सॉइल में मॉइस्चर को धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ऑल टाइम योर आंसर विल बी रेगूर, रेगड्डा और black soil. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients like calcium carbonate, magnesium, potash and lime. याद रखिएगा ब्लैक सॉइल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम के मामले में बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिच होता है। दीज सॉइल्स, अब ये आगे वाला पॉइंट, इस पॉइंट में या इस लाइन में या इन लाइन्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई, इसे ध्यान से समझिए। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, लाइम, ये सारी चीज़ें बेशक इसमें ज़्यादा हैं लेकिन इसमें फॉस्फरिक कंटेंट की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे कई बार सवाल आपसे पूछता है कि ब्लैक सॉइल में किन केमिकल्स का या किन न्यूट्रिएंट्स का एबंडेंस होता है या किन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। दीज सॉइल्स आर स्टिकी when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया जा रहा है लेकिन आप पहले इस डायग्राम को देखिए। इसमें दो डायग्राम दिए गए हैं या इमेज दिए गए हैं, ए को देखिए और बी को देखिए। ए में आपको बहुत वाइडर और बहुत ही डीपर आपको क्रैक्स पड़े हुए दिख रहे हैं, देखिए आप क्रैक्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने क्रैक्स को यहाँ पे वर्टिकल 3D फॉर्म में दिखाया है और यहाँ पे भी आपको एरियल व्यू से आपको ये डिफरेंट क्रैक्स दिख रहे हैं। अब ये क्रैक्स क्यों पड़ते हैं इसे ध्यान से समझिए। पहले ब्लैक सॉइल अपने नेचर में क्लेई होता है। क्लेई का मतलब क्या होता है, उसमें जो सॉइल का जो टेक्सचर होगा वो एक्सट्रीमली फाइन होगा, एकदम नॉन कोर्स होगा, एक्सट्रीमली फाइन होगा। एक्सट्रीमली फाइन नेचर के कारण जब इस ब्लैक सॉइल को वाटर मिलता है या जब बारिश होती है, वाटर मिलने के कारण ये स्वेलिन कर जाता है, ये फूल जाता है और एक्सट्रीमली ये स्टिकी हो जाता है।
और जब इसमें ड्रायर सीजन में बोल सकते हैं, जब इसमें स्कॉर्चिंग हीट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, हैवी सनसाइन पड़ता है, उसके कारण जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन के कारण मॉइस्चर धीरे धीरे करके गायब होने लगता है, और मॉइस्चर के गायब होने के कारण सॉइल के अपर लेयर में धीरे धीरे करके क्या होता है, एक प्रकार का श्रिंकिंग, एक प्रकार का जो मड धीरे धीरे करके फैलने लगता है, और फैलने के कारण क्या होता है, उनमें क्रैक्स पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है? क्रैक्स। लेकिन ये जो मड क्रैकिंग का जो फीचर है, या फिर जो क्रैकिंग मड का जो फीचर है, या जो क्रैकनेस है, ये इस ब्लैक सॉइल के अपर लेयर में देखा जाता है, लोअर लेयर में नहीं देखा जाता। इसलिए लोअर लेयर में मॉइस्चर एज इट इज रहते हैं, और अपर लेयर में इसी मड क्रैकिंग के कारण एयर का प्रॉपर एरेशन या प्रॉपर एयर सॉइल के वेरियस लेयर से गो थ्रू करने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी को ये नेचुरली प्रोमोट करता है। और इसी मड क्रैकिंग के कारण और एरेशन के कारण हम ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लोविंग सॉइल, या ये ब्लैक सॉइल अपने आप को खुद ही प्लो करती है, खुद ही अपने आप को जोतती है, और यही ब्लैक सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। एक तो याद रखिएगा, स्टिकी होता है, स्टिकी का मतलब चिपचिपा होता है। जब ड्राई होती है, जब इवापोरेट हो जाता है मॉइस्चर इसके अपर लेयर से, तो इसमें क्या पड़ता है, मड क्रैक्स पड़ता है, या क्रैकिंग मड होता है, और इसी मड क्रैक्स के कारण इसमें एरेशन होता है, एयर का प्रॉपर गो थ्रू होता है, और उस कारण से ये अपने आप को सेल्फ प्लो करती है। और इसी कारण से ब्लैक सॉइल को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टाइल सॉइल और सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन तक मॉइस्चर को रिटेन रखने वाली सॉइल की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस डिस्कशन में हम एलुवियल और ब्लैक सॉइल और सॉइल के कुछ फीचर को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द सॉइल, बोले तो रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, और हम लोग फॉरेस्ट सॉइल के साथ ही एरिड सॉइल को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।